तो आइए हम लोग जानेंगे सबसे पहला। तो आइए पहले हम लोग इस चीज को पढ़े थे कि संगठित और असंगठित के रूप में क्षेत्रफलों का विभाजन तो ये भी पढ़ लिए थे। तो एग्जाम्पल में पढ़े थे हम लोग कांता के विषय में, ठीक है, कांता और कमल के विषय में। तो कांता और कमल के विषय हम लोग क्या पढ़े थे, है ना, कि उसको कितना माने श्रमिक मजदूरी वाले जो श्रमिक को कितना आय होता है और उसको कितना कितना रेफरेंस मिलता है, समय का बचत कितना होता है, ठीक है, काम क्या रहता है, बस हम लोग यही जाने थे, ठीक है। तो आइए हम लोग नेक्स्ट अब जानेंगे, ठीक है। अब हम लोग पढ़ेंगे इसके बारे में। अब उसकी तालिका देखेंगे 2.2 विभिन्न क्षेत्रकों में श्रमिकों की संख्या 10 लाख के 10 लाख में, ठीक है। तो कैसे होता है, देखिए ये देखिए जो है क्षेत्रक है, क्या है, क्षेत्रक है, ठीक है, ये क्षेत्रक है, ठीक है। अब ये संगठित है, ये असंगठित है, ये सब जो कॉलम बना हुआ है संगठित ये असंगठित है ना, कुल। अब देखेंगे कि इस तालिका में अब यहाँ पे कॉलम बना दिए इसका, ठीक है। आप देखेंगे कि ये प्राथमिक लिखेंगे, द्वितीयक लिखेंगे और तृतीयक लिखेंगे। तो संगठित में कितने, प्राथमिक में कितने हैं, 1 है, असंगठित कितने हैं, कुछ भी नहीं है, कुल कितना हो गया 232, ठीक है। तो द्वितीयक में देखेंगे कि कितना है 41 यानी 41 है, और असंगठित में 74 यानी 74 है, ठीक है। तो कुल कितना हो गया 115, ठीक है। तो अब यहाँ पे कितना हो गया 115, हिंदी में उसको कहेंगे। तृतीयक में देखेंगे कि 40, ठीक है, संगठित में है, असंगठित में 88 है यानी 88, है ना। अब कुल कितना हो गया इसका 128 हो गया, ठीक है। तो कुल प्रतिशत में कितना हो गया 100%, ठीक है। तो हम लोग इस चीज को जाने। अब देखेंगे कि यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स, ठीक है। असंगठित क्षेत्र में कृषि में लगे लोगों को प्रतिशत क्या है, क्या आप सहमत हैं कि कृषि संगठित क्षेत्र की गतिविधियां क्या है। यदि एक संपूर्ण देश पर नजर डालते हैं तो पाते हैं कि भारत में, है ना, 100% श्रमिक असंगठित क्षेत्र में है, और यहाँ पे होगा 100%, है ना, श्रमिक असंगठित क्षेत्र में है भारत, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे लिख चुके हैं। अब देखिए कि श्रमिकों को असंगठित क्षेत्र में रोजगार उपलब्ध है। अब देखिए कि असंगठित क्षेत्र में श्रमिकों का संरक्षण कैसे होता है। अब आइए हम लोग इस चीज के विषय में जानें। तो सबसे पहले देखेंगे ये जो मैं हेडिंग दे रहा हूं ना, तो आइए पहले हम इस चीज को देखें। तो अब देखें कि संगठित क्षेत्र के अत्यधिक मांग पर ही रोजगार प्रस्ताव करता है, लेकिन संगठित क्षेत्र में रोजगार के अवसरों के अत्यंत धीमी गति में वृद्धि हो रही है। यह भी आम तौर पर पाया जाता है कि संगठित क्षेत्र असंगठित क्षेत्र के रूप में काम करते हैं। वे ऐसे रणनीति हैं एक वचन एवं श्रमिकों की संरक्षण प्रदान करने वाली विधियां को अनुपालन से बचने के लिए अपनाते हैं। परिमाणत बहुत से श्रमिक असंगठित क्षेत्र में काम करने के लिए विवश हुए हैं। अब जैसे कि हम लोग कहीं काम करने के लिए जाते हैं तो वहां पे भी बहुत ऐसी चीज है जो कि राजनीतिक चलती है। जो सबसे मजबूत बंदा होता है उसी को सबसे पहले लिया जाता है, ठीक है, और जो बिल्कुल वीकनेस होता है यानी कमजोर होता है उसको जो है सो उसमें भी बहुत तरह की राजनीति उसको छोड़ दिया जाता है, ठीक है। तो असंगठित क्षेत्र में इसी को बोलते हैं रणनीति, ठीक है, कि अपना चाल चल के जो है सो जो चालाक आदमी वो अपना काम निकाल लेता है, और जो थोड़ा सा माने कि धीमी टाइप का आदमी समझिए कि वो बैठे के बैठे रह जाता है। तो वही यहाँ पे दिया हुआ है, अनुपालन से बचने के लिए अपनाते हैं। परिणामत बहुत से श्रमिक असंगठित क्षेत्र में काम करने के लिए विवश हुए हैं। तो विवश इसी कारण से हुए हैं क्योंकि वहां पे रणनीति बहुत है। तो जहां बहुत कम वेतन मिलता है उनका प्राय शोषण किया जाता है। अब जैसे कि मान लेते हैं कि एक सही मजदूर का कीमत है 500 रुपीज, एक मिस्त्री का कीमत है 500 रुपया। तो अगर उसको जो है सो क्या श्रमिक को असंगठित से माने कि यानी कि विवश करके काम लेना हो तो उसको बोलेंगे शोषण करना जिसको कहते हैं। तो उसको कितना में ले सकते हैं 300 रुपीज बोलेंगे, 300 देंगे उसको, ठीक है। हमारे पास काम करना होगा आपको, तो उसको जो है सो 300 में हम लोग काम कराएंगे। तो क्या हो गया, एक तरह से शोषण हो गया, ठीक है। तो यही लिखा है कि शोषण किया जाता है और उन्हें उचित मजदूरी नहीं दी जाती है, उनकी आय कम है और नियमित नहीं है, इस रोजगार में संरक्षण नहीं है और वे ही इसमें कोई लाभ नहीं है। अब देखेंगे कि सन 1990 में यह भी देखा गया कि संगठित क्षेत्र में बहुत अधिक श्रमिक अपना रोजगार खोते जा रहे हैं। ये लोग असंगठित क्षेत्र में काम वेतन पर काम करने के लिए विवश हैं
अतः असंगठित क्षेत्र में और अधिक रोजगार की जरूरत के अलावा श्रमिकों की संरक्षण और सहायता की भी आवश्यकता होती है। अब देखेंगे कि हम लोग जो पढ़े हैं तो असंगठित क्षेत्र, जहाँ पे असंगठित जो लोग काम करना चाहते हैं, है ना, उन लोग के लिए काम नहीं है, और जो काम लोग नहीं करना, जैसे कि मान लेते हैं कि जो एजुकेटेड है वो काम करना नहीं चाहते हैं, और जो मजदूर व्यक्ति हैं वो काम करना चाहते हैं। ठीक है, इस प्रस्ताविक में यहाँ पे वही लिखा है कि बहुत से श्रमिक रोजगार खोज जा रहे हैं, लेकिन असंगठित क्षेत्र में जो वेतन भी कम है और उनका शोषण भी ज्यादा है, काम भी ज्यादा है। ठीक है, तो यही हुआ, अधिक रोजगार की जरूरत अलावा श्रमिकों की संरक्षण सहायता भी आवश्यकता है। अब देखेंगे ये लाचार लोग कौन है जिन्हें संरक्षण की आवश्यकता है ग्रामीण क्षेत्र में असंगठित। तो ये लाचार लोग कौन है जिन्हें संरक्षण की आवश्यकता होती है ग्रामीण क्षेत्रों में असंगठित क्षेत्रक मुख्यतः भूमिहीन कृषि श्रमिक, छोटे और सीमांत किसान, फसल बटाईदारों और कारीगरों जैसे बुनकरों, लुहारों, बढ़ई और सुनार ये रचित होते हैं। भारत के लगभग 80% ग्रामीण परिवार छोटे एवं सीमांत किसान की श्रेणी में आते हैं। इन किसानों में को समय से बीच कृषि उपकरणों, खाद भंडारण सुविधा और विपणन केंद्र के पर्याप्त सुविधाओं उपलब्ध कराने की जरूरत है। शहरी क्षेत्र में असंगठित क्षेत्र मुख्यतः लघु उद्योग के श्रमिकों, निर्माण, व्यापार एवं परिवहन में कार्यरत आश्रमिक श्रमिक और सड़कों पर विक्रेता का काम करने वाले, सिर पर बोझा ढोने वाले श्रमिकों, वस्त्र निर्माण करने वाले, कबाड़ उठाने वाले के रचित हैं। लघु उद्योगों को भी कच्चे माल की प्राप्ति और उत्पाद के विवरण के लिए सरकारी मदद की आवश्यकता होती है। ठीक है, तो आश्रमिक श्रमिकों की शहरी ग्रामीण, है ना, दोनों क्षेत्रों में संरक्षण दिए जाने की जरूरत है। हम यह भी पाते हैं कि बहुसंख्यक में श्रमिक अनुसूचित जाति, जनजाति और पिछड़ी जाति की जो असंगठित क्षेत्र में रोजगार करते हैं वो श्रमिक अनियमित और कम मजदूरी पर काम करने के अलावा, है ना, सामाजिक भेदभाव के भी शिकार हैं। अतः आर्थिक एवं सामाजिक विकास के लिए असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों को संरक्षण और सहायता अनिवार्य है। ठीक है, तो हम लोग देखें, अब देखिए कि आइए कुछ हम लोग स्ट्रक्चर दिखाएंगे कि ये देखिए इनकी स्ट्रक्चर है। ठीक है, ये स्ट्रक्चर है इसकी। जब कारखाने बंद हो जाते हैं तब अनेक नियमित श्रमिक सब्जी बेचते हैं या ठेला खींचने या कुछ अन्य काम करते देखे जाते हैं। ये देखिए ये स्ट्रक्चर है। ये देखिए यहाँ के लोग हैं जो कि सब्जी बेच रहे हैं, अपना किसी तरह गुजारा करके, अपना छोटे मोटे वैसे कुछ बिजनेस करके अपने जो है सो रोजगार चला करके अपने जो है सो सामाजिक, है ना, समाज को चलाते हैं। ठीक है, तो स्मरण कीजिए कि हमारे चारों ओर अनेक आर्थिक गतिविधियां संचालित होती है, पर उन तर्कसंगत ढल के विचार करने की वर्गीकरण की प्रक्रिया अपरिहित है। हम क्या निष्कर्ष चाहते हैं? इस आधार पर वर्गीकरण में की अनेक कसौटियां हो सकती है। वर्गीकरण की प्रक्रिया वस्तुस्थिति का मूल्यांकन करने की सहायता करते हैं। आर्थिक गतिविधियां की क्षेत्र में प्राथमिक, द्वितीय और तृतीयक विभाजित करने के लिए कार्य के संभव और कसौटी के रूप में उपयोग किया गया है। इस वर्गीकरण के आधार पर हम भारत के कुल उत्पादन और रोजगार की प्रगति का विश्लेषण करने के समर्थ हुए हैं। इसी प्रकार हमें आर्थिक गतिविधियों को असंगठित और असंगठित क्षेत्र में विभाजित किया गया है और इस विभाजन का प्रयोग इन दो क्षेत्रों में रोजगार की स्थिति देखने के लिए किया गया है। तो अब वर्गीकरण अभ्यासों में व्युत्पन्न एवं उत्पादन से सबसे महत्वपूर्ण निष्कर्ष क्या थे? वे समस्याओं और समाधान के थे जिनके ओर संकेत किया गया था। तो आप जानकारी को निम्नलिखित सारणी में संक्षिप्त रूप से व्यक्त कर सकते हैं। अब देखेंगे कि सबसे पहला ये इसकी जो है सो यहाँ पे देखिए तालिका दिया हुआ है। ये क्या है? तालिका है। ठीक है, तो तालिका में देखेंगे कि तालिका 2.4 आर्थिक क्रियाकलापों का वर्गीकरण कैसे किया गया था। तो आइए हम उसके लिए जानेंगे। अब ये देखिए क्षेत्रक है। ये क्या है?
क्षेत्रक है। ठीक है, तो ये क्षेत्रक है। ये क्या है? इस्तेमाल की गई कसौटी है। ठीक है, तो यही देखें कि तालिका 2.4 आर्थिक क्रियाकलापों का वर्गीकरण कैसे होता है। तो ये देखिए क्षेत्रक है। ठीक है, अब यहाँ पे लिखेंगे, ये देखिए लिखा है, क्या चीज लिखा हो? इस्तेमाल की गई कसौटी, जो यहाँ पे गोल हम किए हैं। ठीक है, ये देखिए अब हो गया सेकेंड में। थर्ड में देखेंगे कि सबसे महत्वपूर्ण निष्कर्ष। सबसे महत्वपूर्ण निष्कर्ष का मतलब क्या होता है? सबसे महत्वपूर्ण निष्कर्ष का मतलब होता है कि जो कसौटी का जो है सो निष्कर्ष, निदान हो गया है ना, निधन निकल गया है ना। अब देखिए इंगित समस्याओं का है ना कैसे समाधान किया गया है, उनका कोई विकल्प बतावे। देखिए तो ये सब जितना भी हम डेस करके जो दिए हैं, ठीक है ना, ये है। अब देखिए यहाँ पे प्रथम है, प्रथम द्वितीयक तृतीयक, कार्य का स्वभाव, तृतीयक संगठित असंगठित। ठीक है, ये सब यहाँ पे जो है देखिए क्या है, फिल इन द ब्लैंक्स है। ये भी कोई दिक्कत नहीं है, स्टार्ट हम करेंगे। अब तो ये देखिए कि संगठित असंगठित ये भी देख लिए। अब तो ये देखिए स्वभाव आधारित क्षेत्रक, सार्वजनिक और निजी क्षेत्रक, जो येलो कलर से किए हैं। ठीक है, आप देखेंगे इसके विषय में आर्थिक गतिविधियों और को क्षेत्रकों में वर्गीकृत करने का एक अन्य तरीका हो सकता है, जिसका परिसंपत्तियों का स्वामी और सेवाओं का उपलब्धता के लिए, है ना, उपलब्धताओं के लिए जिम्मेदार व्यक्ति कौन है। तो इसका व्यक्ति कौन है? सार्वजनिक क्षेत्र में। क्या है इसका? होगा आंसर सार्वजनिक क्षेत्रक, जो यहाँ पे आपका लिखा हुआ है। ठीक है, अब देखिए कि अधिकांश परिसंपत्तियों पर सरकार का स्वामित्व होता है और सरकार के सभी सेवाओं का उपलब्ध कराती है। कौन सी कराती है? निजी क्षेत्रक। क्या कराती है? निजी क्षेत्रक। ठीक है, तो ये देख लिए निजी क्षेत्रक में। तो परिसंपत्ति पर स्वामित्व और सेवाओं के वितरण की जिम्मेदारी एकल व्यक्ति का कंपनी के हाथों में होता है। रेलवे अथवा डाकघर सार्वजनिक क्षेत्र में उदाहरण हैं, जबकि टाटा आयरन एवं स्टील कंपनी लिमिटेड, टिस्को अथवा रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड जैसी कंपनियां निजी स्वामित्व में हैं। निजी क्षेत्र की गतिविधियों का ध्येय लाभ अर्जित करना होता है, तो इसकी सेवाओं का प्राप्त एक करने के लिए हमें एक एकल स्वामित्व और कंपनियों की भुगतान करना पड़ता है। सार्वजनिक क्षेत्र का ध्येय केवल लाभ कमाना नहीं होता है, सरकार सेवाओं पर किए गए व्यय और भरपाई करों का अन्य तरीकों की कराती है। आधुनिक क्षेत्र में 3 दिनों सरकार की सभी तरह की गतिविधियों पर व्यय करती है कि ये गतिविधियां क्या है। सरकार के ऐसी गतिविधियां पर वे ऐसे क्यों करती हैं, ज्ञात करें। कई ऐसी चीजें हैं जिनकी आवश्यकता समाज के सभी सदस्यों की होती है, परंतु जिन्हें निजी क्षेत्र की कीमत पर उपलब्ध कराते हैं। ठीक है, क्या होती है? ठीक है, तो क्योंकि इनमें से कोई चीज बहुत अधिक पैसे खर्च करने पड़ते हैं जो निजी क्षेत्रों की क्षमता से बाहर हो जाती है। इन चीजों का इस्तेमाल करने वाले हजारों लोग से पैसा एकत्रित किया जाता है, तो करना भी आसान नहीं है। फिर भी यदि ये चीज को उपलब्ध कराते हैं तो वे इसकी ऊंचाई कीमत वसूली जाती है। और जैसे कि सड़कों, पुलों, रेलवे, पत्तनों, बिजली आदि का निर्माण और बांध आदि से सिंचाई की सुविधा उपलब्ध कराना, इसलिए सरकार ऐसे भारी व्यय एवं श्रम उठाती है और सभी लोगों के लिए इन सुविधाओं को सुनिश्चित करती हैं। कुछ गतिविधियां ऐसी हैं जिन्हें सरकारी समर्थन की जरूरत पड़ती है। तो देखेंगे कि सबसे पहले जिन्हें सरकारी समर्थन की जरूरत पड़ती है। ठीक है, तो हम इस टॉपिक को पहले जानेंगे, जिन्हें सरकारी समर्थन की जरूरत पड़ती है। तो आइए समर्थन में क्या क्या समर्थन की जरूरत पड़ती है उस चीज के विषय में हम लोग जानेंगे। ठीक है, तो निजी क्षेत्र, अब देखेंगे कि निजी क्षेत्र में उन उत्पादों अथवा व्यवसायों को तब तक जारी नहीं रख सकते हैं जब तक सरकार उन्हें प्रोत्साहित नहीं करती है।
जैसे उत्पादन मूल्य पर बिजली की बिक्री से बहुत ही उद्योगों में वस्तुओं की उत्पादन लागत में वृद्धि हो सकती है। अनेक इकाइयों विशेषकर लघु इकाई बंद हो सकती है। ये यहाँ सरकार उस दर पर बिजली उत्पादन और वितरण के लिए कदम उठाती हैं और जिस पर ये उद्योग बिजली खरीद सकते हैं, सरकार लागत पर उसी अंश वहन करती है। इसी प्रकार भारत सरकार किसानों के उचित मूल्य पर गेहूं और चावल खरीदती है, इसे अपने गोदामों में भंडारित करती है और राशन दुकानों के माध्यम से उपभोक्ताओं को कम मूल्य पर बेचती है। आपने कक्षा 9 में खाद्य सुरक्षा अध्याय में इसके बारे में पढ़ चुके थे कि सरकार लागत पर कुछ ऐसी कारनामा करती हैं, ठीक है, जो भाग वहन करती हैं। इसी प्रकार सरकार किसानों को, उपभोक्ताओं को, दोनों को सहायता पहुंचाती है। अधिकतर आर्थिक गतिविधियां ऐसी हैं जिनकी प्राथमिक जिम्मेदारी सरकार पर है। तो अब देखेंगे कि इस व्यवसाय पर करना सरकार की अनिवार्यता है या नहीं। तो आइए हम इस चीज के विषय में भी जानेंगे। सबसे पहले इसको हम लोग मार्क कर लेते हैं, ठीक है। तो अब देखेंगे कि ये जो टॉपिक है हम सब, तो अब देखेंगे कि जैसे सभी के लिए स्वास्थ्य और शिक्षा सुविधाएं उपलब्ध कराना, हमने पहले अध्याय में कुछ गतिविधियों पर विचार किया था। तो समुचित ढंग से विद्यालय चलाना और गुणात्मक शिक्षा, विशेषकर प्राथमिक शिक्षा उपलब्ध कराना सरकार का कर्तव्य है। भारत में निरीक्षकों की संख्या विश्व में सबसे अधिक है। तो अब इसी प्रकार हम मानते हैं कि भारत के लगभग आधे बच्चे कुपोषण के शिकार हैं और उनमें से 1/4 गंभीर रूप से बीमार हैं। हमने शिशु मृत्यु दर के बारे में भी पढ़ा था। ओडिशा में 41% अथवा मध्य प्रदेश में 47% का शिशु मृत्यु के दर पे विश्व के निर्धन भागों के अधिक। सरकार को भी मानवता विकास में पक्षों जैसे सुरक्षित पेयजल की उपलब्धता, निर्धनों के लिए आवासीय सुविधाएं और भोजन एवं पोषण पर ध्यान देने की जरूरत है। सरकार का यह भी कर्तव्य है कि बजट बढ़ाकर अत्यंत निर्धनों की ओर से देश के पूर्णतः उपेक्षित भागों की देखभाल करें। यही उनकी मेन कर्तव्य बनता है, ठीक है। तो यही अनिवार्यता होता है सरकार का, व्यय इसी कहते हैं। और यही तक, तो आइए हम इतना ही लिखकर, मैं इतना ही, आज का वीडियो इतना ही तक है, ठीक है। आइए और नेक्स्ट वीडियो में आपको कुछ अच्छी से अच्छी खबर लेकर आएंगे। अधिक से अधिक इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें।